आवाज आपके पास आ रही है सर? हमारी आवाज आपके पास आ रही है सर? हाँ हेलो। हाँ सर, हमारी आवाज आपके पास आ रही है? हाँ से पता लगेगा भाई कि कैसे आप बोल रहे हैं ना सर? सर हमारी आवाज आ रही है आपके पास? ये पिंग हाई हो रहा है ना मतलब। सर हमारा उसका वॉल्यूम बढ़ाइए सर, हेलो। वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ सर, वॉल्यूम बढ़ाइए उसका, स्क्रीन का वॉल्यूम। वो तो ऑफ किए हुए कैमरा मतलब माइक अपना। नहीं सर, माइक ऑफ नहीं किया, हमारा माइक। रिस्पांस देते हैं आपको? एक बार जरा सा अनम्यूट करके सब लोग रिस्पांस दे दें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं। सर आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपके पास आ रही है कि नहीं, मैं हेलो। ये जानना चाह रहा हूँ। हेलो। मैसेज आया। यस सर आ रही है। हाँ हमारी, हेलो। हाँ, हमारी आवाज आ रही है वहां पर? मैं तो माइक अनम्यूट करके बोल रहा हूँ ना, मैं देखो नीचे उनका वो तो वॉल्यूम तो ऑफ नहीं है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? मैं तो बोल रहा हूँ यार, माइक अनम्यूट करके ही बोल रहा हूँ मैं। आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, चलो ठीक ठीक, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना, उसके उधर से अगर कम हो तो फुल कर देना वॉल्यूम। ठीक है, ठीक ठीक। बोलो। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं सुन पा रहा हूँ। अब शुरू करते हैं। अच्छा। हाँ सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एमएससी प्रीवियस बॉटनी की रितिका दीक्षित से अनुरोध करूंगा कि सर का जरा वेलकम कर दिया जाए, और उसके बाद सीधे सर से वाटर रिसोर्स और मैनेजमेंट पर बात सुन ली जाए। रितिका दीक्षित, प्लीज। Good morning, sir. Am I audible? या यू या आर ऑडिबल। Good morning, sir. Myself, Ritika Dikshit, MSc previous botany student. On behalf of MSc botany student, I welcome you, sir. This is the 8th lecture today in botany lecture series. Today, we have a respected and knowledgeable personality, Dr. Divya Darshan Tiwari, sir, Associate Professor Botany, HOD of Botany, MLK PG College, Balrampur. We are lucky to have you, sir. We hope that your lecture will enlighten us surely. Once again, thank you, sir. Over to you, sir. थैंक यू। पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने डॉक्टर आदर्श पांडे जी को, आपके हेड साहब को। और दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको गुरु के रूप में डॉक्टर आदर्श पांडे जैसा व्यक्तित्व मिला हुआ है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करिएगा लाइफ में, क्योंकि अच्छे गुरु मिलना भी एक बड़े सौभाग्य की बात है। अब क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमसे, हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व हैं, इन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के लिए एक वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट टॉपिक पर एक लर्नेड लेक्चर कर दिया जाए। तो भाई इसके लिए मैं पहले तो उन थैंक्स देना चाहूंगा, और जिससे आप लोग से मुलाकात हो रही है। अब शुरू करते हैं अपनी बात। आज एक तो शुरुआत सबसे यूनिक जो सिचुएशन है, मैं आज वो उस चीज को बता दूं कि संयोग ही कुछ वाटर का ऐसा है, आज पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र कहा जाता है। इसका मेन जो देवता है वो है वरुण, जल का ही देवता है। और संयोग देखिए, कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि आज वाटर रिसोर्स पे मुझे आपसे रूबरू होना पड़ा, आपसे बातचीत करना पड़ा। अब अगर पृथ्वी को ऊपर से देखा जाए, कोई भी अगर ऊपर से जीत जाएगा तो देखेगा तो पूरी पृथ्वी नीले रंग से दिखाई पड़ती है, और ये दो भाग में दिखाई पड़ती है। इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। और जो डार्क ब्लू कलर का जो पोर्शन है बीच में, अगर आप गौर से उसे देखें तो पूरी पृथ्वी दो भाग में दिखाई पड़ेगी। वन इज टेरेस्ट्रियल जोन, एक सूखा बिल्कुल कह लीजिए मैदानी इलाका है, एंड द अदर इज वाटर जोन। वाटर जोन इस नाते मैं कह रहा हूं 3/4, 3/4 पूरे पृथ्वी का पूरा पानी से घिरा हुआ है। और
शास्त्र में भी, पुराणों में भी और सब जगह पे हमारे जो संस्कृति में है, पानी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और पानी को यहां तक कहा गया है कि ये एक देवता के तरीके से इसको माना जाए। लाइफ पे सर्वाइवल के लिए पानी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि पानी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, एक चीज क्लियर हो लीजिए कि पूरे पृथ्वी पे किसी भी चीज का कंसिडरेशन पानी के बगैर किया ही नहीं जा सकता है। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो जो इकोसिस्टम बनाया गया है, पूरी पृथ्वी को आज के दौर में इकोसिस्टम बनाया गया, और इकोसिस्टम बना करके यूं कह लीजिए नेचर को जो बांटा गया छोटे छोटे इकोसिस्टम में, ये भी वाटर बेस्ड है, कहीं कह लीजिए जीरोफिटिक है, कहीं पे ये मतलब कह लीजिए मार्शी लैंड है, और हम लोग तो है ही हैं जिस तरीके से मेसोफिटिक कंडीशन और सारी चीजों में सारा का सारा यूं कह लीजिए एक नटशेल में मैं बताना चाहूंगा, चूंकि टाइम कम है। इकोसिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन पेश करता है वाटर। दूसरी चीज, वाटर का पहले इंपॉर्टेंस हम लोग जान ले, तब आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। दूसरा जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। सॉल्वेंट यानी हर चीज को ये अपने में घोल लेता है, और घोलता ही नहीं है, सर्कुलेशन करने का काम भी ये सबसे बढ़िया करता है। पौधे में देखिए तो वो भी घुल करके ऊपर जाता है। सारी चीजें यूं कह लीजिए, वाटर अगर कोई कहे कि अल्कोहल में घोल करके चलाया जाए तो अल्कोहल से खाली देखा होगा कहानी खराब हो जाती है जो लोग लेते हैं। एसिड से पॉसिबल नहीं है। बेस्ट जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट। अब इसी पृथ्वी पे एक चीज, पानी का महत्व अगर देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक पूरी प्रक्रिया जिसपे कह लीजिए हम लोग का जीवन चल रहा है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, पौधा हमें ऑक्सीजन के रूप में देता है। इसके अलावा तमाम ऑर्गेनिक फूड्स, मतलब ये कह लीजिए पौधे जो बनाते हैं, वो सारी चीजें, भोजन और टिम्बर, सारी चीजें ये कह लीजिए पौधे को बढ़ाने का काम। जैसे हमारे यहाँ न्यूट्रिएंट सबसे जरूरी है, ये भी वाटर के थ्रू ही सप्लाई हो करके जाता है। ऐसे ही पौधे में जो प्रोसेस होता है, इसके लिए सबसे बड़ा जो इसेंशियल पोजीशन है, इसेंशियल कह लीजिए कि इसेंशियल पार्ट है, वो है वाटर। अगर वाटर नहीं हो तो आप फोटोसिंथेसिस की कल्पना ही नहीं कर सकते। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आगे हम बढ़ते हैं तीसरा महत्वपूर्ण जल के बारे में। दूसरा मतलब इतनी चीजों के बाद आप ये जान लीजिए, तो पहला तो हो गया इकोसिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया कि ये पूरे कह लीजिए कि एक सबसे बढ़िया सॉल्वेंट है, सब मैक्सिमम कह लीजिए 80% चीजों को ये अपने में घोल लेता है, और साथ ही साथ ये सर्कुलेशन करने का यूं कह लीजिए एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टर है वाटर। और इसके बाद फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसपे पूरी दुनिया चल रही है। मतलब ये कह लीजिए कि हम लोग सारे जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के कारण ही कर रहे हैं। इसमें वाटर महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा वाटर जो है मॉडरेटिंग इफेक्ट पैदा करता है। मॉडरेटिंग इफेक्ट वो चीज है, पूरे पृथ्वी को चारों तरफ वाटर वेपर ने घेर रखा है। दो कैटेगरी है वाटर की, एक तो आप देखते होंगे जो रेनफॉल है और सारी चीजें पानी बरसता है, वो तो हो गया विजिबल। आप कोई चीज उबालते हैं तो देखा होगा भाप के फॉर्म में चलता है। एक है नॉन विजिबल वाटर वेपर, आप कपड़ा फैला के डाल दिए, आपको दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ देर बाद आपका कपड़ा सूखा बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, तो वो भी नॉन विजिबल वाटर वेपर है। ऐसे ही पूरे पृथ्वी पे चारों तरफ से वाटर वेपर ने अपना घेरा कर रखा है, और इसका काम क्या है, ये हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ऊपर से जो सूर्य की रोशनी आती है उस सूर्य की रोशनी को ये एब्जॉर्ब करके, अभी आएगा जब वाटर साइकिल, मैं आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जब मैं बताऊंगा, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। अगर वाटर वेपर ना हो तो शायद हम लोग जल जाएं, इतनी गर्मी पड़े जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो
यूं कह लीजिए कि पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर को मॉडरेट करने का काम यह करता है। हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसके अंदर है। ठीक है। अब वाटर के अलावा एक और चीज, एक और महत्वपूर्ण, मैं पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आप जान लीजिए, तब मैं आता हूं उस पॉइंट पे। ये है प्रोटोप्लाज्म। हमारे बॉडी में अगर पानी निकाल दिया जाए तो केवल हड्डी का ढांचा बचेगा। हम लोग अपने ही बॉडी को कंसीडर करें तो प्रोटोप्लाज्म में 85 to 95% वाटर इसमें पाया जाता है। और इस वाटर से ये कह लीजिए, इसी नाते कहा गया है जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन केवल पानी पीने के लिए नहीं है। आपका प्रोटोप्लाज्म में 85 to 95% वाटर है और ये सेल का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर इसको हटा दिया जाए, यूं कह लीजिए वाटर को हटा दिया जाए, तो सेल सरवाइव ही नहीं कर सकता है। सेल नहीं सरवाइव करेगा तो हम नहीं सरवाइव करेंगे। तो इस चीज को आप जानते रहिए कि सारे जितने भी टिश्यूज हैं, चाहे पौधे का हो चाहे एनिमल का हो, हमारे आप सभी का, सब में वाटर ही महत्वपूर्ण है। और पौधे के लिए तो समझ लीजिए एक असेट है। पौधे में जैसे ये कह लीजिए, पौधे का ब्लड की जगह पे मैं तो मानता हूं कि पानी ही सब कुछ है। वो इसके अलावा ह्यूमन ब्लड, हम अपना भी ब्लड की चर्चा जब किए तो अपना भी जान ले भाई, अपने बारे में भी जानना जरूरी है। ह्यूमन ब्लड में भी 90% वाटर होता है। ये ऑक्सीजन को लेकर के ह्यूमन ब्लड, ये कह लीजिए कि फिर वाटर के साथ ही सारे रिएक्शन को करता है और जीवन को सरवाइव, मतलब ये कह लीजिए जीवन को चलाता है। तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की। अब पूरे पृथ्वी के बारे में जान लीजिए। अभी मैंने कहा कि पूरे पृथ्वी के 75% यानी 3/4 जो वाटर है और बाकी सब टेरेस्ट्रियल लैंड है। ये कह लीजिए 3/4 जल ही जल है और बाकी जो 25% है जिस पर हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कह लीजिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सबसे यूनिक चीज जान लीजिए, इसी में जो 75% एरिया है जो कवर किया है वाटर से, इसमें अबाउट टू 70 to 90% मान के चलिए। इसमें तरह तरह के व्यूज आते हैं, परसेंटेज में फ्लक्चुएशन है। तो मैं एक रेंज बना दे रहा हूं 70 से 90%। 70 से 90% के बीच का जो एरिया है वो जिस मतलब वाटर रिजर्वायर के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग जानते भी हैं, उसको कहा जाता है ओशन। और इसके अलावा 10% में सारी दुनिया वाटर के और फॉर्म में है, जिसमें कह लीजिए वेपर के फॉर्म में है, और दूसरी चीज ये कह लीजिए कि फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, आइस कैप के फॉर्म में है। सारी चीजें ऑलमोस्ट ये कह लीजिए कि वाटर की ये कैटेगरी है, मतलब ओशन के बाद जो फ्रेश वाटर की कैटेगरी। अब आप ये देख लीजिए फ्रेश वाटर की कैटेगरी में 97% इंक्लूडिंग ओशन वाटर प्लस फ्रेश वाटर, 97% वाटर ये अनयूजेबल वाटर है। 3% जो बचता है उसमें यूजेबल वाटर है। 3% में लेस देन 1% वाटर वो पोर्टेबल वाटर है, यानी पीने वाला पानी 1% या 1% से कम है। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वाटर को तो बचाना ही बचाना है, साथ में पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर को भी जानना पड़ेगा। सुटेबिलिटी ऑफ वाटर, सुटेबिलिटी ऑफ वाटर जैसे ये है, सुटेबिलिटी ऑफ वाटर जो कह लीजिए कि ये तो बहुत वाइड कैटेगरी है। उसमें आप कपड़ा धो सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैराइन वाटर का तो कोई यूज नहीं है। केवल नमक बनाने के अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते हैं मैराइन वाटर का। तो पोर्टेबल वाटर जो होगा वो केवल लेस देन 1%। तो ये तो एक कह लीजिए कि मोटी मोटी बातें, या कह लीजिए एक सामान्य तौर से आपको वाटर के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए, इतना तो आपको जानना ही चाहिए। और मैं एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ एमएससी में पहले एनवायरमेंट स्पेशलाइजेशन चलता था। वाटर के इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने इसमें यूनिवर्सिटी से डिमांड किया
वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करके यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन एमएससी में शुरू हो गया है और मैक्सिमम बच्चे इसको ऑप्ट भी कर रहे हैं, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो कई उनके इंटरेस्ट को देख करके आश्चर्य भी करता हूँ। खैर, उसी दरमियान मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा जो कि छूट गया था। देखिए, आप बायोजियो केमिकल साइकिल पढ़ते हो, अभी तक जो बायोजियो केमिकल साइकिल पढ़ करके आए हैं, उस बायोजियो केमिकल साइकिल में आप कितनी कैटेगरी में पढ़े होंगे? एक तो पढ़े होंगे गैसुअस बायोजियो केमिकल साइकिल, एक पढ़े होंगे सेडिमेंट्री बायोजियो केमिकल साइकिल। दरअसल बहुत से बुक में लिखा हुआ है, मैं इस चीज को इनकम्प्लीट आंसर मानता हूं। एक्चुअल में बायोजियो केमिकल साइकिल की 3 कैटेगरी है। वन इज गैसुअस, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री में जो नॉन गैसुअस है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सारी चीजें हैं। और तीसरी एक कैटेगरी है जिसमें कोई दूसरा है ही नहीं, उस बायोजियो केमिकल साइकिल का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी जल चक्र। और जल चक्र जानना बहुत जरूरी है। एक तो आप बेसिक कह लीजिए कि अगर आप किसी लेमैन से पूछा जाए तो वो भी बता देगा पानी का क्या है मतलब। पानी यहां से भाप बना, भाप बन के ऊपर आसमान में बादल बना, फिर बरस गया, और बरस करके यही जल चक्र चल रहा है। हमारे ख्याल से आप बेसिक अगर वो देखा जाए, क्लासिकल जो स्टडी किए होंगे प्राइमरी क्लासेस से लेकर के हाई स्कूल, इंटर, ये सब में गुरुजी लोग यही बताते रहे। लेकिन अब जब आप एमएससी के क्लास में आ गए, पीजी लेवल पे आ गए, तो आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस, ये इतना आसान नेचर की तरफ से ये जो गिफ्ट मिला है ना, ये इतना आसान नहीं है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, और इसके बारे में जानना भी चाहिए कि क्या है वास्तव में। इसको बताने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि पूरे नेचर में जब आज चला है वाटर रिसोर्स के बाद, पहले ये जान लीजिए वाटर मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है रेन वाटर, दूसरा है मैराइन वाटर, और थर्ड कैटेगरी इज फ्रेश वाटर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, 2 ही कैटेगरी, वन इज फ्रेश वाटर एंड द अदर इज मैराइन वाटर। रेन वाटर इसमें इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि उसको बिल्कुल फ्रेश क्या, सुपर फ्रेश एक तरीके से उस तरह की कैटेगरी है। तो मैं उस कैटेगरी को लेता हूं, तो उसमें पहला जो आएगा वो आएगा रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। ये फ्रेश वाटर है जो आपके यूज करने में काम आता है। ठीक है, 90% जो वाटर है वो हमारे मतलब का नहीं है। हम लोग एक फ्रेज में बोलते हैं, सारा समुद्र मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। समुद्र तो पूरा है, लेकिन अगर आपको प्यास लगे तो समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते, उससे कपड़ा नहीं धुल पाओगे, वो किसी मतलब का नहीं। तो ये जो है, ये कह लीजिए नॉट सुटेबल है, ये अनसुटेबल वाटर है, ये आपके किसी मतलब का नहीं है। केवल नमक पैदा कर सकते हैं, नमक की खेती होती है समुद्री पानी से, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में है। तो अब आते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है क्या वास्तव में? जो डॉक्टर साहब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत बेहतरीन पिच ऑफ वॉइस से आपका लेक्चर चल रहा है सर, बहुत बेहतरीन लेक्चर चल रहा है। अभी तक जितने लेक्चर हुए बेहतरीन आपका चल रहा है, तो आप प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत आपके इंकरेजमेंट के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जो मेन जो ड्राइव करता है, एक होता है ड्राइवर और एक होता है कंडक्टर। तो ड्राइवर को तो मैं पहले आपको बता दूं कौन है ड्राइवर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। ये कह लीजिए पूरा कायनात, पूरी पृथ्वी पे ये जो चलाया जा रहा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसका मेन ड्राइवर है सन, और सन से निकलती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ही ये कह लीजिए पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को चला रही है, रोटेट करती है। और इस दरमियान मैक्सिमम अमाउंट ये कह लीजिए जो मतलब वाटर जो आता है, सबसे पहले जो वाटर आता है सोलर एनर्जी के थ्रू, वो आता है रेन वाटर के फॉर्म। रेन वाटर के फॉर्म में जो आएगा
वो कह लीजिए कि उसमें दो घटनाएं होती हैं। एक है जो 90% जो उसमें से है, कह लीजिए जो रेन वाटर होता है वो चला जाता है ओशन, और 10% इस धरती पे रहता है। इवापोरेशन को मैं अभी अलग कर दे रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि उसमें क्या है। जो इवापोरेट करता है उसको अभी मैं नहीं ला रहा हूं। जो पृथ्वी पे आता है वो 90% कह लीजिए ओशन में चला जाता है, 10% रेनफॉल ये धरती पे रहता है, और जो 10% रहता है, इसी 10% ये यहां पे, और ये कह लीजिए 90%, इसी में से इवापोरेशन शुरू होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए दो घटनाएं हैं, एक तो है इवापोरेशन और एक है प्रेसिपिटेशन। अब आप ये जान लीजिए कि ये जो चीज धरती पे गिरती है, ये जब रन करती है, रन करने के दरमियान कुछ वाटर जो है स्टोर्ड हो जाते हैं, और कुछ चला जाता है धरती के नीचे, जिसको हम आप यूज करते हैं, इसको कहा जाता है ग्राउंड वाटर। और बाकी कुछ पोर्शन इवापोरेट करके, इवापोरेशन के थ्रू पहली जो घटना होती है इवापोरेशन, ये ऊपर चला जाता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऊपर से जब रेनफॉल होता है, तो अब आपको सोलर रेस का या सूर्य महाराज का या कह लीजिए सन का जो चमत्कार है वो मैं बताऊं, सोलर रेडिएशन का 76% जो सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, इसी ड्यू टू वाटर वेपर। वो आने ही नहीं पाता है। अगर वो सब सारे सोलर रेज यहाँ पे आ जाए तो गजब हो जाएगा पूरी पृथ्वी। कह लीजिए कि इतनी गर्मी पड़ेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही वाटर वेपर इसको करते क्या है, सोलर रेज को वापस भेज देते। और 23% जो बचा हुआ है, मैं 24 नहीं कहता हूं, 23%, 1% इधर उधर कहीं ना कहीं रहता है, ये आ जाता है और ये प्रेसिपिटेशन घटना होती है, प्रेसिपिटेट करता है। तो इसको कहा जाता है, यही जो पृथ्वी पे जब आता है तो इस घटना को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। और यही कह लीजिए पानी हमें पीने के लिए ज्यादातर मैक्सिमम अमाउंट में यही अवेलेबल। अब जब ये चीज नीचे आता है तो इसमें भी कई हिंड्रेंस आते हैं। एक हिंड्रेंस जानते हैं कहां से आता है? जैसे जब प्रेसिपिटेशन होगा, इवापोरेशन होगा, तो पहले तो इवापोरेशन के दो कैटेगरी मैं बता चुका हूं, फिर मैं बता दूं। इवापोरेशन में एक तो आपको विजिबल वाटर वेपर दिखाई पड़ेगा, और एक है नॉन विजिबल वाटर वेपर, और बहुत ढेर सारी चीजें, ये कह लीजिए कि बहुत ढेर सारे जो वाटर है, ये कह लीजिए पृथ्वी पे आने के समय कुछ बाधाओं का सामना करते हैं। ये कह लीजिए कि ढेर सारा एरिया यहाँ पे ग्रीनरी से कवर है, हालांकि उसको भी हम आप सभी, दुनिया का जो सबसे खतरनाक जीव है मनुष्य, वो डैमेज करने में लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इंटरसेप्ट करता है, डायरेक्ट वाटर वेपर नहीं आता है, पानी जैसे नीचे जब गिरता है तो ये रोकता है और धीरे धीरे ये कह लीजिए इसके फोर्स को कम करके नीचे लाता है। तो ये जो सारी चीजें आती हैं, ये पृथ्वी पे जब पहुंचेंगी तो दूसरी एक घटना होगी जिसको कहा जाएगा प्रेसिपिटेशन। तो दो चीजें क्लियर हो गई, वन इज इवापोरेशन जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में होता है, और द सेकंड इज प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में क्या क्या चीजें हैं? प्रेसिपिटेशन में इंटरसेप्ट मैंने करी बता ही दिया कि पौधे के डालियों से, पत्तों से, बड़े बड़े जंगल से, ढेर सारी चीजों से इंटरसेप्ट करते हुए, आपने देखा होगा इंटरसेप्ट करने का एक मैकेनिज्म अगर आपको देखना हो, कभी आप जंगल में बारिश के बाद जाइए या अपने घर के पास ही किसी पेड़ पे जब टहलिएगा, तो पानी की बूंदें बहुत देर तक टप 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 करके गिरती रहती है। ये इंटरसेप्शन मैकेनिज्म है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये इंटरसेप्ट करता है। अब ये जानिए कि ये जो पानी धरती पे गिरा, इसमें से मैक्सिमम वाटर रन ऑफ के माध्यम से ये कह लीजिए ओशन में मिल जाता है, 10% बचता है। अब इसी में एक घटना और होती है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सारे वाटर को तो आप पी नहीं सकते हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, मैराइन वाटर का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। नेचर ने ये जानता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल जो है वो है मनुष्य।
पानी का दोहन हम अंधाधुंध करते हैं। इस नाते पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर को देखते हुए ये कह लीजिए कि काफी कुछ वाटर को लॉक कर दिया गया, वाटर को ताला मार दिया गया है कि आप बदमाशी न कर सके, हम आप बदमाशी न कर सके। हालांकि कर रहे हैं बदमाशी, वो जानते हैं किस फॉर्म में, वो है ग्लेशियर के फॉर्म में और आइस कैप के फॉर्म में, आइसबर्ग के फॉर्म में, ये ढेर सारे फॉर्म में कह लीजिए कि फ्रेश वाटर को लॉक कर दिया गया। और इसी आइसबर्ग को अगर कह लीजिए कि हम आप ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम सुना होगा, या ग्लेशियर्स को हम आप इतना खुराफात करने में लगे हुए हैं, इतनी बदमाशी मनुष्य कर रहा है कि आने वाले समय में एक तो वैसे भी फ्रेश वाटर या पोर्टेबल वाटर की क्राइसिस है, उस पानी को ये कह लीजिए कि देर सवेर जो ग्लेशियर्स हैं इनको पिघलाने का या इनको डिस्टर्ब करने का प्रोसेस हम आप विकास के नाम पे कर रहे हैं, जिसके लिए कभी अलग से जब टॉपिक होगा तो बैठा जाएगा। इस पर अवेयर होने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जानिए कि कुदरत की तरफ से काफी कुछ फ्रेश वाटर को लॉक कर दिया गया है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब बड़े बड़े जितने ग्लेशियर्स हैं ये सब इसी में, ये कह लीजिए कि ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स ये फ्रेश वाटर को लेकर के बैठे हुए हैं कि जब जरूरत होगी तब आपको नदी के फॉर्म में, या कह लीजिए कि धीरे धीरे ये ग्राउंड वाटर पे, या जब नदी के फॉर्म में कह लीजिए जब निकलेगा तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में भी पर्कुलेट करके पहुंच जाएंगे। तो ये चीज हो रहा है। अब इसी में एक घटना और होती है। ये तो हो गया आपको फ्रेश वाटर की अब कहानी मैं बता रहा हूं। ये जो फ्रेश वाटर है ये जब पर्कुलेट करता है, नीचे की तरफ जाता है, ये जब नीचे जाएगा वाटर वेपर, ये कह लीजिए कि पानी, तो जा करके धीरे 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 कैपिलरीज के थ्रू एक सॉइल में पहले जाएगा, सॉइल के बाद कुछ पोरस कह लीजिए कि स्टोन्स होते हैं, या एक स्टोन के अंदर ये जा करके इकट्ठा हो जाएगा और इसको कहा जाता है एक्वीफर्स। एक्वीफर के फॉर्म में ये इकट्ठा हो जाएगा। और जो यूं कह लीजिए नीचे जो ग्राउंड वाटर है इसकी भी दुनिया बड़ी मिस्टीरियस है, और इसके लिए एक नाम दिया गया है। जानते हैं, आपसे कोई पूछता है वाटर टेबल के बारे में बताइए, शहरों में वाटर टेबल डाउन कर रहा है, लोग गलत बोलते हैं। वाटर लेवल जो होता है वो सरफेस वाटर पे होता है। वाटर की जो दो कैटेगरी है, एक ग्राउंड वाटर, एक सरफेस वाटर। तो जो सरफेस वाटर है इसके लिए तो आप कह सकते हैं कि ये वाटर लेवल है। घाघरा में बाढ़ आया, राप्ती में बाढ़ आया, गंगा में बाढ़ आया, तब न्यूज में आता है वाटर लेवल बढ़ गया। लेकिन अगर कहीं वाटर टेबल, टेबल जैसे जिसपे हम बैठे हुए हैं, टेबल कभी खिसकता नहीं है, अगर कहीं टेबल खिसक गया या टेबल नीचे चला गया तो पूरे इलाके में हाहाकार मच जाएगा। चेन्नई में वाटर टेबल डाउन किया, ये कह लीजिए महोबा और इधर का ये बुंदेलखंड वाला इलाका जो है इसमें वाटर टेबल डिस्टर्ब है। नजीबाबाद, आप लोग की तरफ उधर नजीबाबाद साइड में वाटर टेबल डाउन किया। जब वाटर टेबल डाउन करेगा तो ये जो मोटर लगाए हुए हैं ना, आप खट से मोटर ऑन कर देते हैं पानी पीने के लिए, ये जब वाटर टेबल तो लटका रह जाएगा, वहां का पानी नीचे चला जाएगा, मोटर ऑन के लिए पानी मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको नीचे बोर करना पड़ेगा। तो ये जाने रखिए कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोग का जो जन्म हुआ है, अभी चूंकि थोड़ा सा टॉपिक से हट करके जा रहे हैं, हम लोग का जन्म गंगा के दोआब में हुआ है। यहाँ पे पानी की क्राइसिस नहीं। लेकिन अगर कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या कहीं पे जाइए तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि सेव वाटर या पानी को बचाइए। और पानी का भाव तो जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी या अर्बन कंट्रीज में जब जाए, जहां पे पानी, ये कह लीजिए तेल सस्ता पानी महंगा, तब आपको समझ में आएगा कि पानी की वैल्यू है क्या। वास्तव में वहां पे वाटर टेबल ही डिस्टर्ब, या वाटर टेबल मिलता ही नहीं। तो ये जाने रखिए कि ये जो पोर्शन है नीचे पृथ्वी के अंदर, ये वाटर लेवल ना कह करके ग्राउंड वाटर में इसको वाटर टेबल कहा जाता है। अब वाटर टेबल में घटनाएं क्या क्या होती हैं, कभी कभी कुछ यूनिक घटनाएं होती हैं। ये वाटर टेबल रिवर्ट कर जाता है, कैपिलरी फोर्सेस के माध्यम से रिवर्ट कर जाता है, ये ऊपर चला जाता है।
और जब ऊपर जाता है, जब ये जाएगा तो कहीं सुना होगा कि पानी का सोता ऐसे निकल आया और वहां से बड़ी सी एक झील बन गई, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। कहीं कहीं पानी से कहीं गर्म पानी का सोता निकल आता है, इसको सोता कहते हैं पानी का। और बड़ी बड़ी जो झील, नदियां, या कह लीजिए ये नदी के फॉर्म में क्या मैं कहूंगा, जो बड़े बड़े झील हैं जिनके बारे में अभी रहस्य लोग नहीं जानते हैं, इसमें वाटर टेबल रिवर्ट हुआ है और रिवर्ट होकर के पानी ऊपर चला है। तो ये चीजें जो बनाती हैं, वाटर टेबल को रिवर्ट करके एक नया रूप देती हैं, और ये भी वाटर हमारे पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर, या कह लीजिए फ्रेश वाटर के फॉर्म में हमें अवेलेबल रहेगा। ये भी जान लीजिए कि ग्राउंड वाटर ही पोर्टेबल वाटर है, लेकिन इसको अगर आप सही ढंग से रखेंगे, पोल्यूशन फ्री रखेंगे, तब तो ग्राउंड वाटर पे आपको पानी पीने को मिलेगा, नहीं तो आप ग्राउंड वाटर को भी डिस्टर्ब कर। दूसरा चीज मैं बताऊं, वाटर तो यूं ही वाटर टेबल ऊपर पौधों के माध्यम से, कैपिलरी फोर्सेस से धीरे 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 कह लीजिए कि पौधे में पहुंचता है, और पहुंच करके ये सप्लाई चार अलग अलग फॉर्म में करता है, या जीवन के पौधे के जीवन को चलाने का कार्य करता है, जिस पर हमारा भी जीवन निर्भर है। इसके अलावा अब आप एक्विफर्स की मैंने बात की, एक्विफर के बारे में जान लीजिए, वो एरिया जहां पे नीचे एक बहुत ढेर सारा वाटर का स्टॉक जमा है, वाटर टेबल पाया जाता है। गांव में जानते हैं, बुलाते हैं बड़े भारी ज्योतिषाचार्य को या पंडित जी को, किसी को बुलाएंगे, कहेंगे जरा यहाँ देखिए कहाँ पे पानी का बोर किया जाए, बोर करके पंप सेट कहाँ लगाया जाए, कहाँ पानी मिलता है। हम लोग की तरफ ये होता है, तो वो बताते हैं कि फला जगह पे जैसे दूब ऊब ज्यादा रहेगा, तो कहते हैं यहीं पे बोरिंग करो, यहाँ मिल जाएगा। वास्तव में है क्या कि नीचे एक्विफर्स का एक बड़ा भारी भंडार है, पोरस रॉक्स ग्राउंड वाटर में पाए जाते हैं, जिससे तमाम बोरवेल, सिंकिंग वेल, या कह लीजिए कि कुआं, अब तो कुएं समाप्त हो रहे हैं, लेकिन कुआं का अपना इंपॉर्टेंस है, उसको खोद करके वो सारी चीजें बनाते थे। तो ये कह लीजिए ये एक्विफर्स के कारण है। एक्विफर पे एक बहुत वाइड लेक्चर लिया जा सकता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक्विफर्स का ही है। आप अगर जाएंगे इधर, तो आप शाहजहांपुर साइड में देख रहे होंगे, हम लोग की तरफ फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में ऐसा है कि यहाँ पे शिवालिक का जो फुटहिल्स ऑफ शिवालिक कह लीजिए, एक लेवल तक तो बोरिंग करने जैसे जाते हैं, तो नीचे जाकर के एक रॉकी सबस्ट्रेट इनको मिल जाता है, चट्टान मिल जाता है, वहां बोरिंग ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में पहाड़ी एरिया है, ऊपर मिट्टी जम गया है। किसान या आम आदमी समझता है कि बढ़िया हम लोग को प्लेन मिल गया, खेती करो, काम करो, लेकिन यहाँ पे पानी की क्राइसिस दिखाई पड़ती है। हम लोग की तरफ कई एरिया ऐसे हैं, झरवा कह लीजिए, इंडो नेपाल बॉर्डर पे बहुत सी जगह पे ये एक्विफर पाया ही नहीं जाता। एक्विफर बहुत नीचे है, ये यूं कह लीजिए यहाँ के भाषा में 700-800 फीट नीचे बोरिंग होता है पंप का, यानी एक्विफर्स पाए जाते हैं। खैर, तो ये तो हो गया कहानी पूरा ग्राउंड वाटर। अब आते हैं उस एरिया के बारे में जिसपे बहुत सी बातें होती रहती हैं, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब समझते हैं? कैचमेंट एरिया माने मैं तो यूं कहता हूं कि धरती ने कुछ एरिया को कैच कर रखा है, ओपन, हाँ, और एक बड़ा सा रिजर्वायर बना दिया। दो तीन कैटेगरी होती है कैचमेंट एरिया की, एक होता है टेम्परेरी कैचमेंट एरिया और एक होता है परमानेंट कैचमेंट एरिया। परमानेंट कैचमेंट एरिया गांव के किनारे का पोखरा हो गया, और जो छोटे छोटे तालाब हैं। आप हमारे ख्याल से इस एरिया में, चूंकि हम लोगों ने ये गंगा के दोआब में जन्म लिया है, या कह लीजिए गैंगेटिक प्लेन में जन्म लिया है, जहां पे पानी है, इसी नाते इस पर लोगों की निगाह लगी रहती थी। बहुत दिन तक भारत का ये पोर्शन गुलाम रहा, बड़ा आक्रमण झेलना पड़ा। यहाँ पे जानते हैं पानी बहुत ज्यादा, इनॉर्मस गंगा वाला जो एरिया है, ये बंगाल तक जाता है पूरा ये। अगर आप बोटेनिकल रीजन्स ऑफ इंडिया जब पढ़ेंगे, तो आपको गैंगेटिक प्लेन करके जो आएगा टॉपिक, उस पर जरूर फोकस करिएगा, इसमें ये चीजें आपको मिलेंगी। तो इस एरिया में, यहाँ पर जो कैचमेंट एरिया है, इस एरिया में पानी खूब ढेर सारा पाया जाता है। अब तो गवर्नमेंट स्कीम भी ले आई है कैचमेंट एरिया को सही करने का, तालाबों का सुंदरीकरण। गांव में प्रधान जी से कहा जाता है कि आप तालाब को सही करिए भाई, और मुझे रिपोर्ट करिए। क्यों?
तालाबों के किनारे या नदी की छोटे छोटे जो कह लीजिए कि जो वाटर रिजर्वायर्स थे, या तो उनको पाट दिया गया, भूमाफिया के नजर पड़ गई, उसको सेल कर दिए, या उनको समाप्त कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर ये समाप्त हो जाएगा तो ये भी दिक्कत आएगी। देखिए, पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग हमारे लिए अलग है, लेकिन जानवरों के लिए वो जैसे भी है, तालाब में भी पानी पी सकते हैं, नाली का भी पानी पी सकते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि दुनिया के, इस पृथ्वी के, इस धरा के सबसे बुद्धिमान एनिमल हैं, तो हम लोग का पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर भी वो काफी कुछ समझदारी भरा है। हम लोग एक लेवल तक, मतलब कह लीजिए कि पानी को चाहते हैं कि बिल्कुल शुद्ध रहे, तो वो पानी। अभी कोई कह दे कि जाओ तालाब में पानी पियो, आप गाली देना शुरू कर दोगे, झगड़ा कर लोगे उससे। आप अगर कोई कह दे कुत्ता बिल्ली को, तो आप कह दोगे वो तो नाली में भी पानी पी लेगा, जो भी पानी जा रहा है उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हमें अगर पीना है पानी, तो उस पानी को पीने के लिए बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन देखते हैं। अब तो आरओ चल गया, तमाम एक्वा कल्चर, इस तरीके से तमाम ऐसी ऐसी चीजें चल गई हैं कि उस आधार पे ये कह लीजिए शुद्ध जल में भी बहुत शुद्धतम जल उसकी आवश्यकता। डॉक्टर साहब, जी सर, जी सर। 5 मिनट और आपके पास हैं इसको कंक्लूड करने के लिए सर। ठीक है सर। अच्छा, बस बस बस, चलिए, सारी चीजें हो गई। अब आते हैं जो कि कंडक्टर पे मैं आ जाता हूं। ड्राइवर की तो बात हो गई, पूरे इस कायनात को जो वाटर साइकिल चला रहा है, इसका कंडक्टर कंडक्टर जानते हैं कौन है? कंडक्टर है प्लांट, पौधा। हम आप सब बैठे हुए हैं, यात्री हैं, और कंडक्ट वो जिसको कर रहा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, हम आप जान ही नहीं पाते। इवापोरेशन देख रहे हैं, लेकिन रोज इवापोरेशन मैक्सिमम जिस प्रोसेस से होता है वो जानते होंगे, उसका नाम क्या है? ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल। क्वेश्चन आता है, डिस्कस इट। यानी अगर ट्रांसपिरेशन हो, पौधे का उपयोग आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं तो जब कॉपी मिलता है तो पौधे के इंपॉर्टेंस में मैं इस चीज को जरूर खोजता हूं कि किसी ने इस चीज को लिखा है कि नहीं लिखा। ट्रांसपिरेशन ही वो प्रोसेस है जिससे मैक्सिमम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रोटेट कर रही है। तो कंडक्टर कौन है? कंडक्टर है प्लांट। चलिए, तो खैर ये सारी चीजें अब आप जान लीजिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। चूंकि अभी बहुत सी बातें हो सकती हैं पूरी सिस्टम में, ये मेजर सेंस में मैं बता रहा हूं कि ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है, कैपिलरी वाटर को लेता है, लेकर के ये अपने आप, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इट इज ए नेसेसरी इविल फॉर प्लांट। प्लांट से अपने आप ये वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है। ठीक, गटेशन भी होता है, लेकिन मेन तो ट्रांसपिरेशन ही मेन माना जाएगा। इससे पौधे में सारे मिनरल्स ऊपर पहुंचते हैं, वो मिनरल्स पौधे को भी लाइफ देते हैं, हमें भी लाइफ देते हैं। उससे सारी चीजें जो उसके पार्ट्स हैं, कह लीजिए फ्रूट, वेजिटेबल, वो खा करके हम लोग भी अपना सर्वाइवल अपना करते हैं, अपने को फिट रखते हैं। खैर, अब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है। जब वेपर बन करके जब जाएगा तो ऊपर कंडेंस करता है, और कंडेंस करके जिस चीज को बनाता है उसको कहा जाता है क्लाउड। उसी को देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे वो कहते हैं, वो देखो इंद्र भगवान ने वहां पे फला जगह पे क्लाउड बना दिया, बहुत ढेर सारा पानी बरसने वाला है। ठीक, गर्मी जब पड़ती है तो फिर वही वेपर ऊपर जाकर के जल्दी जल्दी कंडेंस करता है ट्रोपोस्फीयर में, तो ये कंडेंसेशन कहलाता है। खैर, अब आते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में मैं सिर्फ आज आपसे एक ही दरखास्त करूंगा कि आप पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर पे ध्यान दीजिए। बहुत वाटर पोल्यूशन पड़े होंगे, बहुत चीजें जानते हैं, लेकिन वाटर पोर्टेबल कैसे रहेगा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो यूट्यूब पे, हालांकि मेरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आया हुआ है, यूट्यूब है, जिसको आप एक बार शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं सारे विद्यार्थियों से कहूंगा, अपने और मित्रों से भी कह दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप डॉक्टर साहब के थ्रू हमसे भी बात कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब एक बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व आपके पास बैठे, मेरी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। मैं जानता हूं कई चीजों पे तो डॉक्टर साहब से मैं डिस्कस करता हूं। तो ये चीजें हैं, दिस इज ऑल अबाउट द वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। केवल आज मैंने जो मैनेजमेंट पे बताया है, केवल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताया है। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो ये बताएं। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। वाकई ये लेक्चर आपका बहुत ही बेहतरीन था, इंफॉर्मेटिव था और बहुत शानदार था।
अब यहाँ पर क्वेश्चन सेशन के लिए मैं सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन मेरे पास आया है बीएससी पार्ट 1 के आयुष पाठक का। आयुष, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। नहीं बताइए। सर माय नेम इज आयुष पाठक, बीएससी पार्ट 1 इन एसएस कॉलेज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता की गणना कैसे की जा सकती है? तो लेकर के तो भाई देखिए, पानी का गणना करना ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हाँ, ये इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट है कि प्रतिवर्ष पानी का कैलकुलेशन करता है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये मेन तो आपको पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक वाटर मैनेजमेंट ही आया है, आप रेन वाटर को जानिए और उपलब्धता, जहां तक ये कह लीजिए, उपलब्धता तो वाटर को हर साल फ्लक्चुएट करता है। किसी साल ड्रॉट पड़ गया, किसी साल बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, तो वो चीज जो पृथ्वी पे है वो उपलब्धता दूसरी चीज। नेचर में जो ये है, आप रेन वाटर या वाटर गेज के माध्यम से इसको कर सकते हैं। बाकी सारा डेटा तो भाई आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो अलग से करता है, वो एक दूसरा इशू हो जाता है। उसके लिए आप ओके सर, थैंक यू सो मच। केशव कार्तिक तिवारी एमएससी प्रीवियस बॉटनी। सर माई सेल्फ केशव कार्तिक तिवारी, एमएससी प्रीवियस। सर मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट कंटामिनेट्स माइट बी फाउंड इन ग्राउंड वाटर? व्हाट कंटामिनेट्स? जी सर। ये पूछ रहे हैं सर कि ग्राउंड वाटर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वाटर को कंटामिनेट कर सकती हैं या करती हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो फीकल मैटर ही कहा जाएगा। फीकल मैटर ग्राउंड वाटर में जाता है लीचिंग के थ्रू। इस पे तरह तरह की चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी लोग कहते हैं कि मैक्सिमम सरफेस पे है। फीकल मैटर से तमाम ऐसी चीजें जाती हैं जो ग्राउंड वाटर में कंटामिनेट करती हैं। ये जो फर्स्ट स्ट्रेटा होता है ग्राउंड वाटर, आपने देखा होगा कि सोकपिट कहा जाता है कि सोकपिट जो बने शौचालय का, वहां पे आप हैंड पाइप ना लगाएं, तो वो पहला कंटामिनेशन वो करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो लीच आउट करके नीचे जाते हैं। सबसे ज्यादा कह लीजिए आज के समय में जो इस एरिया में है, इस पर बहुत वाइड डिस्कशन हो सकता है। आर्सेनिक और फ्लोराइड हम लोग के जोन में जो कंटामिनेशन है, आर्सेनिक और फ्लोराइड नाम पोल्यूटेंट का है। इसके अलावा मेन तो यही है। बाकी सारी चीजें जो आप कह लीजिए कि है क्लोरिनेशन से, या कह लीजिए कि डिसइंफेक्शन करके, वाटर को डिसइंफेक्ट करके वाटर को आप पोर्टेबल बना सकते हैं, सुटेबल बना सकते हैं। बहुत ही वाइड एस्पेक्ट है। इसके लिए एक अलग से कभी आप बैठिए तो हम आपसे बताएं, लेकिन एक कह लीजिए नट शेल में जान लीजिए कि पहला तो है फीकल मैटर। ये फर्स्ट स्ट्रेटा ऑफ वाटर, पोर्टेबल वाटर, ग्राउंड वाटर, ये फर्स्ट स्ट्रेटा को ये पल्यूट करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन या इंडस्ट्रियल जोन से जो पानी निकलता है आफ्टर लीचिंग प्रोसेस, ये डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स रिलीज करता है। ये वहां पे जाकर के वाटर को पल्यूट करता है, ग्राउंड ग्राउंड। ठीक जी सर, थैंक यू सर। और सचिन गुप्ता एमएससी प्रीवियस बॉटनी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। माई सेल्फ सचिन गुप्ता, एमएससी प्रीवियस बॉटनी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रूरल एरियाज होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर कंजर्वेशन के क्या फार्मूलाज हो सकते हैं? देखिए, रूरल एरियाज में ही तो वाटर कंजर्वेशन के फार्मूला सबसे ज्यादा सफल भी। पहला तो है कि आप अपने गांव के किनारे जो कैचमेंट एरियाज उनको प्रोटेक्ट करें, पहला काम ही है। दूसरा, वहां पे मेरा जो अपना मानना है, वहां पे लोग हैंड पाइप पे बेस्ड है। आप अगर वहां पे देखें तो हैंड पाइप पे वाटर का नेचर देखिए किस टाइप का है। इज इट सुटेबल फॉर पोर्टेबल पर्पसेस, और इट इज पोर्टेबल वाटर और इट इज यूजेबल वाटर। दो कैटेगरी बना लीजिए, यूजेबल वाटर और पोर्टेबल वाटर। क्या ये पोर्टेबल पर्पस के लिए सुटेबल है? और दूसरा ये है, पोर्टेबल मतलब होता है पीने वाला, और दूसरा है यूजेबल वाटर, कि खाली ये कपड़ा धोने और कैटल्स को पिलाने के लिए। गांव में मैंने जो देखा है, मैक्सिमम बालू आता है, पीले रंग का पानी आता है, लोग पीते रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो एक चीज इस पर भी ध्यान, खासतौर से हैंड पाइप ग्राउंड वाटर के केस में। बाकी जो इसका जो एरिया है, मेन जो कैचमेंट एरिया है,
अब आप लोग तो यूथ हैं, आप लोग कल भारत के भविष्य हैं। आप लोग हर गांव में, छोटे छोटे गांव में जो कैचमेंट एरियाज हैं, इनको प्रोटेक्ट करना और इनको बचाने का प्रयास करें, क्योंकि गांव का जो एक डोमिनेटिंग वर्ग है वो धीरे धीरे इसी एरिया पे अटैक करके इसको खत्म करने की साजिश कर रहा है। अब तो स्कीम आ गई है, तो पहला तो यही है कि रूरल एरियाज में इस चीज को सबसे पहले, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत से सिस्टम्स हैं, इसके अलावा भी कई सिस्टम हैं, लेकिन मेन जो है यही फोकस किया जा सकता है गांव में। ये सैनिटेशन को ध्यान देते हुए, अब तो सुलभ शौचालय या कह लीजिए कि हर घर में शौचालय वगैरह बन गया है, तो वाटर को इससे भी मतलब कह लीजिए कि हैंडपंप या कोई भी, इसके अलावा जो बोरवेल लगाते हैं, बोरवेल के माध्यम से भी गांव में सिंचाई भी कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी भी कर सकते हैं। शहरों में ये सब पॉसिबल नहीं है। बोरवेल, वेल को आप इकट्ठा करें, कुएं को आप सही करें। गांव में कोई गांव ऐसा भी अभी हमारे यूपी में नहीं होगा जहां कुआं ना पाया जाता, उस कुएं को आप प्रोटेक्ट करने का कोशिश करें। ज्यादातर लोग करते क्या है, उसको पार्ट दे रहे हैं, तो इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज के डेट। ठीक है, चलिए। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अब बीएससी सेकेंड ईयर की डॉक्टर अदिति सिंह से अनुरोध करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे आए और अपना वीडियो म्यूट करके, ऑफ करके, या माइक को म्यूट अनम्यूट करके सर का धन्यवाद ज्ञापित करें। अदिति सिंह, बीएससी सेकेंड ईयर। Hello, sir. Myself Aditi Singh from BSc second year. Thank you so much, sir, for delivering such a nice lecture on water, its conservation and contamination. Thank you so much for giving your guidance to us and all the student present over here. Thank you so much, and we would like to meet you again to get such a knowledgeable lecture. थैंक यू, थैंक यू। फिर कभी कोई जरूरत होगी तो बिल्कुल बताइएगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अदिति, और थैंक्स टू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा डॉक्टर, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और साथ ही यूट्यूब पे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा भाई, वो भी चलता सर। ये जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई है सर, इसका लिंक अभी 2 मिनट में आपके पास पहुंच रहा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे आपका ये वीडियो अभी 10-15 मिनट में पड़ जाएगा, और वहां से भी आपको आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट आपको ईमेल हो गया है और व्हाट्सएप भी हो गया है, तो वो आप अपना कलेक्ट कर लीजिए सर। और वीडियो आपका अभी लिंक पहुंच रहा है 5 मिनट के अंदर। और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही बेहतरीन, वाकई इतना शानदार। लोग कहते हैं कि गूगल मीट पे डिस्टरबेंस बहुत होता है, आपने देखा होगा सर कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कितनी शांति से सारा सब चला है। तो बहुत बढ़िया, बच्चों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे सर। आयुष, केशव और सचिन, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शिष्य आपके हैं भाई, ये बोलना नहीं। सर आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके आशीर्वाद से सब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी लोग ऑफ हो जाएं।